तो वेलकम बैक बच्चा लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज द गॉसेस लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, एरिया वेक्टर कैसे काम करता है उसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज जिसके अंदर 3 टाइप का किया था। सारा कंटेंट मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे है, उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वहां पे सारा मटेरियल आपको मिलेगा और कंप्लीट मटेरियल आपको आईआईटी नीट मेन और एडवांस लेवल का होगा। साथ में सीबीएसई और एचबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड की आप बात कर रहे हो, सभी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड को ये सपोर्ट करेगा, ये 100% है। अब आज का टॉपिक ज्यादा इसको फैलाते नहीं है, रायतों को कमी रखते हैं, वो बात आपका है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, क्योंकि सपोर्ट करोगे तो उन बच्चों तक जा सकेगा जिनको जरूरत है। तो आज हमें किसकी बात करनी है? गॉसेस लॉ की बात करनी है। ठीक है, गॉसेस लॉ की मैं गारंटी लेता हूं, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, आपका आज परसेप्शन चेंज कर देंगे हम कि गॉसेस लॉ को आपने कैसे समझा था और होता क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि जब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगर हम चार्ज को बात करते हैं तो चार्ज हमेशा आप एक डिस्क्रीट लेवल का समझते हैं। डिस्क्रीट का मतलब जब चार्ज ट्रांसफर होता है किसी इंटीग्रल्स के अंदर, किसी नंबर में, नॉट इन द फ्रैक्शन। मैं कहता हूं कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या 2 कूलम या 3 कूलम, यानी कि आपने आज तक ऐसे समझाया कि सपोज कीजिए कि ये चार्ज Q1 है एंड दैट इज द चार्ज Q2 एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल दिया, दैट फोर्स इज गिवन बाय Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब सिमिलरली समवट द कूलम्स लॉ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द गॉसेस लॉ, यानी कि गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ एक दूसरे की कॉपीज हैं, एग्जैक्टली कॉपीज हैं, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे की कॉपी की बात करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि ये फोर्स निकालता है, उस फोर्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऑफ कोर्स सी बात है। बट ये गॉसेस लॉ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सिखाएगा हमें अलग अलग जगह के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना सिखाएगा अलग अलग जगह के ऊपर, जो हमने कल डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। बट खास बात यह है कि आपने यहां पे 2 चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये डिस्क्रीट से। अगर मैं आपको 2 चार्जेस ने दे करके और मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है, पता नहीं इसके ऊपर कितने Q1 चार्ज हैं, कितने Q2 चार्ज है, ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए। तो कूलम्स लॉ के अंदर वो समता नहीं है, कूलम्स लॉ केवल ऐसे केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकता है। इस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो गॉसेस लॉ का यूज होगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गॉसेस लॉ पढ़ा क्यों गया, गॉसेस लॉ को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे होता है और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो दिस कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, नॉट बाय द कूलम्स लॉ। इसलिए हमने यहां पे किसका इंट्रोडक्शन किया है? गॉसेस लॉ का। अब बात करते हैं कि गॉसेस लॉ क्या होता है, देखिए उसकी बात करते हैं। अब तक तो आपने ये देखा। अब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर किसी, जब स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया जा रहा था, इसके बारे में बताया जा रहा था, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं, सबसे पहले गॉसेस लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म्स की, तो कहा जाता था कि जो फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो मैंने बताया था, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एरिया है और इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है बहुत सारे। मैं एक चार्ज से स्टार्ट करता हूं, बहुत सारे चार्ज के कारण निकाल सकता हूं, वो एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा गॉसेस लॉ। अभी मैं एक चार्ज से स्टार्ट करता हूं तो इसके अंदर से बहुत सारी फ्लक्स निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्रकार इससे क्या निकलेंगी? बहुत सारी फ्लक्स निकलेंगे। और वो फ्लक्स जो होती है वो किसके बराबर बता दिया इसने? दैट इज इक्वल टू E डॉट n इंटू ds और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। इस एरिया के अंदर जो चार्ज है क्या वो, ये मैथमेटिकल फॉर्म में बताया। यानी कि उसने ये बात बोल दिया कि जो हमारी फ्लक्स होती है, टोटल फ्लक्स इस चार्ज के कारण निकलेगी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज। यानी कि अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट लिखूं, दैट इज द फ्लक्स इज इक्वल टू, मैं जो चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला बोल दिया इसने गॉसेस लॉ को, ठीक है। और फिर इसी फॉर्मूला को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी लिख दिया, ENDS, जो कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखने के बाद जब हमें इसका मन हुआ इसकी डेफिनेशन लिखने का, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, हमें कहीं से रट्टा नहीं मारना। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। ds का मतलब होता है सरफेस एरिया, मतलब सरफेस इंटीग्रल। जहां पे E डॉट dl दिखे, कहीं पे आपने ऐसा देख लो E डॉट dl, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। और कहीं आपको मिले E डॉट ds, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। और कहीं पे आपको मिले E डॉट
डीवी, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी बात, यहां पे अगर आप डेल की बात करते हो, डेल डेल होता है नबला ऑपरेटर, डेल इज नबला ऑपरेटर, जो किसको शो करता है, स्मॉल चेंज को शो करता है, स्मॉल चेंज को। अगर किसी क्वांटिटी में स्मॉल चेंज आ रहा है तो वहां पे आप या तो डेल इससे डिनोट कर दीजिए या इससे डिनोट कर दीजिए, दोनों चीजें चलती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आपको फिर हायर फिजिक्स के अंदर ज्यादा डिफरेंशिएशन मिलता है, 12th लेवल तक ये दोनों बातें एक ही होती हैं। अगर ये जो डेल ऑपरेटर है, ये स्मॉल चेंज किसी क्वांटिटी में, करंट में चेंज आ रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो उसको डेल से लिखते हैं, बस वहां पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो स्मॉल चेंज को डी से डिनोट करते हैं या इससे, स्मॉल चेंज है ये, नबला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर कहते हैं इसको। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है गॉसेस लॉ की, तो फाई ई किसके बराबर होगा, ई एन डी एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बन गया ये, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का, डीएस आ गया तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्लोज सरफेस, यहां पे जीरो दिखा रही है, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। तो हम क्या कहेंगे, स्टेट्स दैट, अगर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेट्स दैट surface integral of electric field over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed, जितना चार्ज उसने क्या किया, एनक्लोज किया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गॉसेस लॉ कहते हैं, गॉसेस थ्योरम कहते हैं। इस सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया है वो किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज के बराबर होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, गॉसेस लॉ कहते हैं। जब हमने गॉसेस लॉ के बारे में डिस्कस किया है या गॉसेस थ्योरम के बारे में पता, तो इसकी मैथमेटिक्स फॉर्म जो एग्जैक्टली आ गई, दैट इज इक्वल टू मैं फाई दैट इज ओवर ए क्लोज सरफेस एंड दिस शोज द सरफेस इंटीग्रल। अब आप कहोगे कि सर ये एन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि कल ही बताया था मैंने कि एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, अगर उसको वेक्टर के रूप में डिनोट करना है तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, जो चार्ज हमने एनक्लोज किया उसके बराबर हो जाएगा। जब ये सारी बातें हमारे पास आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो गॉसेस लॉ के बारे में होते हैं। अगर हम उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे क्यों बता रहा हूं मैं, देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के अंदर, देखिए मैं दोनों के लिए आप प्रिपरेशन करवा रहा हूं, आईआईटी और नीट के लिए, तो नीट के अंदर क्या होता है, कई बार कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाता है आपसे, उसमें आप सोचते हो पता नहीं कहां से पूछ लिया गया, एग्जैक्टली वो उसका बेसिक ही होता है, अलग नहीं होता, उसके बेसिक से ही पूछा जाता है। अब इसके बेसिक से सबसे पहले बात ये कर दी कि सपोज कीजिए कि ये बात कर रहा है कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई भी एनक्लोज सरफेस है, अगर इस एनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है Q, जिसको मैं क्या कहता हूं Q1, और एक बाहर सरफेस प्रेजेंट है, इसको हम चार्ज को क्या कह दें, Q2 कह दें। तो गॉसेस लॉ कहता है कि यहां पे दो चीजें आपके सामने आई हैं, पहली चीज तो है फ्लक्स एंड सेकंड चीज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस फार्मूले से जो मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसेस लॉ की, उससे दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा गॉसेस लॉ निकाल सकते हैं, दो चीज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स दो निकाल सकते हैं। तो गॉसेस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों चीजों के कारण होगा, यहां पे Q1 और Q2 के कारण, बट फ्लक्स केवल जो क्लोज सरफेस के अंदर है उसी के कारण होगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूंगा तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू Q1 एंड Q2, बट flux is only due to Q1 चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बात कर रहे हैं
क्या बात की है मैंने? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, गॉसिस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के कारण होता है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो, चाहे इस सरफेस के अंदर क्लोज हो या उस सरफेस से बाहर हो, कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है गॉसिस लॉ। बट जो फ्लक्स होती है केवल जो क्लोज वाला है उसी के कारण होती है, इसलिए मैंने लिखा कि यहां पे फ्लक्स तो केवल Q1 के कारण होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 और Q2 दोनों के कारण होगा। दिस इज द डिफरेंस। तो इसका मतलब कभी ये ना समझे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंसेप्ट में कि वो आपको कैसे दे देगा, क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड कर देगा, सपोज कीजिए यहां पे Q चार्ज और बाहर यहां पे रख देगा Q चार्ज, कहेगा अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस वाले Q के कारण होगा या दोनों Q के कारण होगा? तो याद रखें इन दोनों Q के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट जो फ्लक्स होगी वो केवल और केवल किसके कारण होगी? जो चार्ज को अंदर है, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर है उसके कारण होगी। ये पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं, हम इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है, यहां पे चार्ज प्रेजेंट है। अगर मैं इस चार्ज को यहां से उठा के डिस्प्लेस करके और यहां पे रख दूं, डिस्प्लेस कर दिया इस चार्ज को, यहां से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, यहां पे रख दिया। जब चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं होता, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं 100% चेंज हो जाएगा, में तो यहां पे क्या कहते हैं, इफ वी डिस्प्लेस और इफ वी चेंज कॉन्फ़िगरेशन, इफ वी चेंज configuration of charge, then electric field may change, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट फ्लक्स रिमेन सेम, बट फ्लक्स क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि फ्लक्स तो क्या है, उस क्लोज सरफेस के कारण है। उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां कहीं पे रख दो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका चेंज हो सकता है। यह बात इसने बोली है, ठीक है। अगर मैं इसी के बाद दूसरी बात करता हूं, और वो बात ऐसी करता हूं, देखिए कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये फिर से एक स्फीयर है, इसके अंदर कोई Q चार्ज पहले प्रेजेंट था जिसको Q1 बोल दिया, बाहर Q2 प्रेजेंट है ये बोल दिया। अब मैं इसको डिस्प्लेस करके इस Q2 चार्ज को यहां लेके आता हूं। जब इस Q2 को डिस्प्लेस करके यहां लेके गया तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो सकता है, बट फ्लक्स चेंज नहीं हो सकती। अब की बार क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो चार्ज इस क्लोज सरफेस से बाहर है वो फ्लक्स बनाता ही नहीं, क्योंकि पहला ही पॉइंट बताया था कि देखो, पहला ही पॉइंट क्या बता रखा था मैंने, ये बता रखा था कि Q1 और Q2 के कारण तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फ्लक्स किसके कारण होगी? केवल जो सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। तो यही बात यहां पे प्रूव हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, बट फाई क्या रहेगी? सेम, क्योंकि Q2 चार्ज को डिस्प्लेस कहीं पे कर लो, चाहे यहां पे ले जाओ, यहां पे, क्योंकि वो फ्लक्स में पार्ट ही नहीं ले रहा। फ्लक्स में तो कौन सा पार्ट लेता है? जो क्लोज सरफेस में होता है। तो इस बात को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये किसके बारे में? गॉसिस लॉ के अंदर। अगर ये बातें इनडायरेक्टली आपसे पूछ ली जाती है। और तीसरी बात मैं बता दूं, सिमेट्रिकल केस में लगता है, अगर आपको कहीं पे गॉसिस लॉ एप्लीकेबल करना है तो सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री इज जो है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं पे भी आपको गॉसिस लॉ अप्लाई करना है तो वहां पे सिमेट्री होनी चाहिए। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो गॉसिस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सिमेट्रिकल केस के अंदर गॉसिस लॉ एप्लीकेबल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमने गॉसिस लॉ पढ़ा है उसके प्रूफ की बात करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रूफ ऑफ गॉसिस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसिस लॉ, ठीक है। गॉसिस लॉ के प्रूफ के बारे में बात करते हैं हम। अब गॉसिस लॉ के प्रूफ के लिए तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा। ये क्लोज सरफेस मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि उस क्लोज सरफेस के यहां पे हमने एक चार्ज प्रेजेंट कर दिया, जिस चार्ज को हमने क्या कहा? क्यों, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया गॉसिस लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यहां पे हमने क्या मान लिया? क्यू चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस पूरे स्फीयर का रेडियस हमने क्या ले लिया? आर के बराबर। रेडियस इज आर, आर इसका रेडियस है, ठीक है।
अब गॉसिस लॉ को अप्लीकेबल करना है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि सभी एप्लीकेशन के अंदर इसका बड़ा यूज होगा। जितनी भी एप्लीकेशन गॉसिस थ्योरम की करेंगे या गॉसिस लॉ की करेंगे, इसका बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा रोल होगा, इसलिए इस प्रूफ को समझ लीजिए कैसे करेंगे। तो ये यहां पे प्रूफ ये शो करना चाहते हैं कि जो हमारा क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स आएगी वो किसके बराबर होगी, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज के बराबर होगी। अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट हमने एक मान लिया और इस पॉइंट को बोल दिया P। अगर हमें यहां पे क्या करना है, गॉसिस लॉ बेसिकली क्या फाइंड आउट करता है, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आप सबको पता है यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करो। तो डायरेक्शन के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। तो ये वाला क्या चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, दैट इज द आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसी सरफेस के ऊपर हमें क्या करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात भी बतानी। क्यों बतानी है यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, क्योंकि आपको पता है कि गॉसिस जो लॉ है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किसके बराबर है, E.n ds over a closed surface is equal to 1/ε0 टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड। ये होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई, अब एरिया की डायरेक्शन होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, एन की डायरेक्शन चाहिए। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड टू द सरफेस। सरफेस जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड टू द सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बात करते हैं हम। तो ये सरफेस हमने मान लिया, इसका छोटा सा टुकड़ा मान लेता हूं, ये सरफेस। ठीक है, अगर इस सरफेस को हम बिल्कुल स्ट्रेट मानूं, ऐसे स्ट्रेट मानूं ऐसे, तो इसका आउटवर्ड देखो, अंदर की तरफ बनाऊंगा तो इनवर्ड, बाहर की तरफ बनाऊंगा तो आउटवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, इस सरफेस के बाहर की तरफ दे रहा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज फॉर एन, यूनिट वेक्टर एन। अब एन भी उसी डायरेक्शन में, ई भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल कितना होगा दोनों के बीच, 0 डिग्री। थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। आपको फिर बता दूं, ये सारी चीजें कोचिंग लेवल मटेरियल सारा एक कोचिंग लेवल का है, जो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट फैक्टर के साथ इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं, कहां पे क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे नहीं आ सकता, सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। उसके बावजूद भी आपको देखो, एक दिन में ना तो फिजिक्स आती है, ना केमिस्ट्री आती है, ना मैथमेटिक्स आता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, इट इज द कंसिस्टेंट एफर्ट, ये लगातार एफर्ट्स ही हैं। अगर वो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं चुटकियों में सोल्व करोगे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथमेटिक्स। और उस एफर्ट्स के थ्रू ही आपके आईक्यू लेवल को चेक किया जा रहा है कि आप में कितना आईक्यू है। तो उस आईक्यू को दिखाने के लिए आपको अपने माइंड की कसरत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सारे प्रैक्टिस टेस्ट या मटेरियल, पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। थ्योरी को अंदर से समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलते रहिए, चलते हैं आगे। तो दोनों में एंगल कितना होगा, 0। अब हमें इसको सोल्व करना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ई यहां पे है ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं, एन। आप सभी को पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अब प्रूफ क्या होगा, प्रूफ ये होगा कि मैं इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव कर देता हूं, तो वो प्रूव हो जाएगा कि जो गॉसिस लॉ ने बात कही थी वो बिल्कुल सही है। मैं एक साइड को उठाता हूं, दूसरे के बराबर पुट कर देता हूं। देखिए अब E इंटू यूनिट वेक्टर, एन इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू ds। अब थीटा यहां पे कितना था हमारे पास, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का E बाहर, ds अंदर इंटीग्रेशन में, तो ds का इंटीग्रेशन s, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का y, एंड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, इसके बराबर हो गया। अब आगे बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, ये बात तो लिखी दी मैंने। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और के की वैल्यू को पुट करूंगा तो 1/4πε0 इंटू आर का स्क्वायर इंटू क्यू, ये होगा। इसी प्रकार जो सरफेस एरिया है किसी सर्कल का, स्फीयर का, तो वो किसके बराबर होता है, 4π इंटू आर का स्क्वायर। अब E की वैल्यू क्या है, ये फार्मूला पहले ही समझा रखा है, क्यू बाई में 4πε0 आर का स्क्वायर, एस की वैल्यू 4π आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं। देखिए क्या आएगा, दैट इज द क्यू डिवाइडेड बाय में 4πε0 इंटू आर का स्क्वायर इंटू 4π
इंटू आर का स्क्वायर, और ये होल ओवर किसके बराबर होना चाहिए, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इन दैट इज टोटल चार्ज इन, दोनों साइड इक्वल हो गई, तो प्रूव हो गया कि ये साइड उसके बराबर हो रही है, तो ये प्रूव हो गया कि दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, गॉसेस लॉ का प्रूफ हो जाएगा, प्रूव कर दिया हमने गॉसेस लॉ को। अब जब गॉसेस लॉ को प्रूव कर दिया तो इसके बारे में एक बात और बोली जाती है कि ये बोला जाता है कि कुलाम्स लॉ को गॉसेस लॉ से डिराइव किया जा सकता है। जब स्टार्टिंग की तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि कुलाम्स लॉ की ही एक फॉर्म है गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ और कुलाम्स लॉ दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, बट फर्क कितना है कि जो कुलाम्स लॉ है वो डिस्क्रीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालता है, बट गॉसेस लॉ है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालता है। अगर किसी सरफेस के ऊपर, किसी सीट के ऊपर, किसी क्यूब के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां से हम किसका करेंगे, गॉसेस लॉ का यूज करके निकाल लेंगे। यूज ऐसे ही करना, अभी अभी जो दिखाया है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगा, दैट इज कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का यूज करके हमें क्या करना है, कुलाम्स लॉ को डिराइव करना है। ठीक है, ये काम है हमारा नेक्स्ट। ठीक, अब उसको डेरिवेशन के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, यूज करना है किसका, गॉसेस लॉ का, और प्रूव किसके बराबर करना है, कुलाम्स लॉ के बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वही काम करना है जो हम करते आए हैं। सबसे पहले एक सरफेस मान लेंगे, क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस ले लिया, इसके सेंटर के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, जिसको चार्ज को क्या कह दिया, क्यू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या, आर है। दैट इज ए नॉट ए रूल, ये कोई रूल नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोई रूल नहीं है। कभी आप ये रूल समझ लो कि ये हमेशा इसी साइड बनेगा, ये इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी, इस साइड, जहां कोई आपका मन करे, जहां पॉइंट माने, यहां यहां इस पूरे सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं, उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे पहले गॉसेस लॉ एप्लीकेबल करना है, तो किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन को फाइंड आउट अगर आपको करना है, तो आपको यहां पे क्या करना होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करना होगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने कर दिया पुट, तो वो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपल्शन के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर आप सबको पता है कि गॉसेस लॉ के फॉर्मूले के अंदर अगर ये गॉसेस लॉ है, तो इस गॉसेस लॉ का फॉर्मूला है दैट इज ENDS, that is the dot product over a closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एरिया का भी क्या है, डायरेक्शन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर ली, इसके बाद हमारा कर्तव्य ये है कि हम एन की भी वैल्यू फाइंड आउट करें, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम यहां पे एक छोटा सा सरफेस मान लेते थे ऐसे, और ये सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। अगर हम किसी स्फीयर का या किसी सर्कल का छोटा सा टुकड़ा उठा ले, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल स्मॉल सा, अगर उसको देखो तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है ऐसे, और इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल किस तरफ हो जाएगा, दैट इज द आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इज टुवर्ड दिस, एंड दैट इज द एंगल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हिज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इज टुवर्ड दिस। सो हियर n is here and theta is 0 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हमें इस चीज को, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, दैट इज द E इंटू एन इंटू ds, और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस 0 आएगा, क्योंकि एंगल हेयर 0 बन रहा है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये हो जाएगा। अब देखिए E यहां से क्या आएगा, कॉमन, n की वैल्यू n और ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, दैट इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये हो जाएगा। अगर ये हो रहा तो s की वैल्यू यहां पे क्या होगी, फिर से 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज के बराबर। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय में 4 पाई
इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर इंटू क्यू, ये हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। दैट कांस्टेंट इज के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में के इंटू क्यू इंटू में आर का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर। कब? जब यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। अगर मैं ये मान लूं कि यहां पे क्यू नोट चार्ज प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा? दैट द फोर्स इज इक्वल टू माई क्यू नोट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। So total force is equal to my Q naught and electric field is this and KQ divided by R का square. So force comes out to be a K into Q naught divided by R का square. So this is the formula of force. तो ये क्या आ गया? कूलम्ब्स लॉ। यही तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो किससे डिराइव किया? गॉसिस लॉ से डिराइव कर दिया। और हमने ये मान लिया कि गॉसिस लॉ है और जो कूलम्ब्स लॉ है दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, लगभग इक्वल के बराबर माने जाते हैं। तो इस प्रकार आप उसको क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो। तो ये गॉसिस लॉ के बारे में था हमारा लगभग। अब इसके बारे में कुछ और फैक्चुअल बात करते हैं गॉसिस लॉ के बारे में, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, आपके काम की चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले फैक्चुअल बात करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे एक ये स्फीयर है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्फीयर मान लीजिए, ठीक है, और इसके बाहर दूसरा स्फीयर है ऐसे। इस स्फीयर को S1 कह दिया, इस स्फीयर को S2 कह दिया, ठीक है। अब S1 और S2 कहने के बाद इसके सेंटर के ऊपर, इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैविटी है, इस स्फीयर के अंदर ये कैविटी बना दी गई है। S1 और S2 दो स्फीयर ले रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं S1 और S2 आर द टू स्फीयर्स। अब टू स्फीयर है तो यहां पे हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए अगर यहां पे क्यू है तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा ऐसे। बस पहली बात, पहली सिचुएशन कैसे है? चार्ज एट सेंटर। चार्ज कहां पे है? चार्ज एट सेंटर। चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है? सेंटर के ऊपर। चार्ज सेंटर के ऊपर है तो इक्वल जगह के ऊपर हर जगह चार्ज का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो S1 सरफेस का इनर साइड, अंदर की तरफ कितना होगा? माइनस क्यू। इसके कारण बाहर सरफेस के ऊपर कितना आएगा? प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। बट खास बात मैं यहां पे बता दूं आपको कि जो हमारा S1 और S2 सरफेस होगा वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। S1 एंड S2 सरफेस, इन दोनों के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद दूसरा करूंगा तो समझ आएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एक बार दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक चार्ज है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये पहले चार्ज कहां था? सेंटर में। मैंने इसको डिस्प्लेस करके इस चार्ज को यहां पे प्लेस कर दिया क्यू को। पहले वहां पे क्या था? सेंटर में। अब की बार चार्ज सेंटर में नहीं है। अब चार्ज सेंटर में नहीं है तो क्या होगा? ये S1 सरफेस है, ये कौन है? S2 सरफेस है। अब की बार चार्ज इज नॉट एट सेंटर, चार्ज नॉट एट सेंटर। सेंटर पे नहीं है तो इस तरफ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा, और इस तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जो S1 सरफेस के अपर साइड के ऊपर जहां चार्ज को डिस्प्लेस किया है वहां पे क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे चार्ज ज्यादा और नीचे की तरफ चार्ज कम होगा। तो माइनस क्यू ही चार्ज, इसके इनर साइड में माइनस क्यू चार्ज ही आएगा, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और बाहर की साइड क्या होगा? बाहर की साइड क्या होगा? S2 सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज। पर खास बात अब की बार ये हो जाएगी कि जो S1 होगा, S1 के ऊपर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, आर आएगा। बट S2 सरफेस के ऊपर कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। याद रखें बच्चे लोग कि S1 सरफेस के ऊपर कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म, और S2 सरफेस पे कैसा होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज। ये समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वे में लेके जाऊं, देखिए इस चीज को थोड़ा सा आपको और समझाऊं। सपोज कीजिए कि ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस कुछ ऐसा है, इस तरह से, एग्जैक्टली नॉट अ स्फीयर, ठीक है।
दैट इज S2 सरफेस एंड दैट इज S1 सरफेस। और इस चार्ज को हमने क्या रख दिया, सेंटर पे रख दिया। तो ऑफकोर्स सी बात है, ये आना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, और इसके ऊपर कैसा आना है, प्लस क्यू चार्ज आना है। बट खास बात ये होगी, अगर ये सेंटर के ऊपर है, चार्ज कहां पर है, सेंटर के ऊपर, ठीक है। चार्ज अगर सेंटर के ऊपर है तो एक बात तो तय है कि जो S1 सरफेस है वो उसका एग्जैक्टली सर्कल तो है नहीं, कहीं से वो इस चार्ज के पास में आ रहा है, कहीं चार्ज से दूर जा रहा है। अगर मैं इसके एग्जैक्ट रेडियस तो डिफाइन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्फीयर। अब इस सेंटर में रखने के बाद हो सकता है कि ये पॉइंट इसके नजदीक हो और ये पॉइंट इससे दूर हो, रेडियस बड़ी हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, S1 के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर मैं बात करता हूं S2, अब S2 का इस सेंटर से प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, सेम, क्योंकि ये दोनों के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो S2 के अंदर कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये गॉसिस लॉ के फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहूं, अब देखिए, अब ये कुछ ऐसा ही टाइप का हमने बना दिया है, ठीक है। ये S2 है और ये क्या है, S1 है। अब की बार मैं सेंटर में ना रख के इस तरफ चार्ज को डिस्प्लेस कर देता हूं। अब इस तरफ चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पे चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इस तरफ चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो उसी प्रकार जो S1 सरफेस होगा उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब आप कह दोगे कि सर आप हमें पता तो चल गया कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ये एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, बट यहां पे एक बात और समझ आ रही होगी कि इस तरफ चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो रही है और नीचे की तरफ चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है। ये बात भी आपको समझनी, क्योंकि डायग्रामेटिकली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको 1 पॉइंट यहां पे 2 पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि 1 के ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, 2 पे डेंसिटी ज्यादा, तो वो बात भी समझनी आपको जरूरी है। और S2 के ऊपर कैसा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, और चेंज करूं कैसा, देखिए ऐसे कुछ, सपोज कीजिए स्फीयर है, ये ज्यादा बड़ा ले लिया आपने, इसको थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा। अब की बार ये जो S1 स्फीयर है और इसके जो बाहर स्फीयर है उसको हम एग्जैक्टली स्फीयर नहीं ले रहे, यानी कि S2 ये रहा, S1 ये रहा, S1 के सेंटर के ऊपर एक क्यू चार्ज प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। बट यहां पे खास बात यह है कि S1 अब की बार एग्जैक्टली सर्कल है और S2 एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, तो यहां के कान क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, हर जगह इक्वल आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, हर जगह डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो S1 के ऊपर तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अब की बार, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म। बट S2 की बात करूंगा तो इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव कम होगा, और इस तरफ पॉजिटिव की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि इस चार्ज से नजदीक लाई कर रहा है, देख रहे हो वो दूर लाई कर रहा है। यहां पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी इस तरफ ज्यादा उस तरफ कम। तो S2 सरफेस के ऊपर कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, यहां पे लेक्चर को, फिर अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये नहीं है, इस टाइप का है S2 सरफेस एंड दैट इज द S1 सरफेस। बट खास बात यहां पे एक है, खास बात ये है कि अब की बार जो सेंटर में चार्ज था उसको डिस्प्लेस करके मैं इस तरफ ले गया, इस तरफ भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचोगे सर तो हमेशा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ भी ला सकते हो। जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपको यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की ज्यादा, और नीचे की तरफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कम, नेगेटिव चार्ज की होगी, नेगेटिव चार्ज, यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार इस तरफ डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस तरफ भी डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, बट यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये फार पॉइंट है। अब एक खास बात आपको देखने को मिली कि S1 सरफेस के ऊपर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, S2 सरफेस के ऊपर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये केस आता है तो S1 एंड S2 दोनों सरफेस के ऊपर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फैक्चुअल पॉइंट, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप गॉसिस लॉ के बारे में कंप्लीट जानकारी ले पाओगे। आधी अधूरी जानकारी ना आपके काम की होगी, ना आप उससे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो आज के लिए इतना ही।